सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है साईं प्रसाद। 12 नवंबर 1998, दिन गुरुवार का, 22:15, सोलापुर, महाराष्ट्र। और सवाल बहुत सारे, पर एक एक सवाल पढ़ूंगा और पूरे सवाल का उत्तर दूंगा। आइए, इनकी माता जी ने लिखा है, अगर वक्त है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको भी शायद आपके सवालों का उत्तर मिल जाए। मेरे बेटे का इंजीनियरिंग खत्म हुआ है, अभी वो प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है। उसका उसमें मन नहीं लग रहा है, इसलिए कैरियर किस फील्ड में जाना चाहिए, जॉब करना अच्छा है या फिर बिजनेस? इस सवाल का उत्तर देता हूं। समझिएगा, बिजनेस के लिए आगे बढ़ने के लिए शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही आपको रेगुलराइज करते हैं। खास करके तब जब आपने ये सवाल पूछा कि क्या करना ज्यादा ठीक रहेगा, तो मैं एक बात बता दूं, तो शनि से पंचमस्थ मंगल बैठे हैं। मंगल इस कुंडली में योग कारक होते हैं, और मंगल की स्थिति जो है वो उत्तरा फाल्गुनी में बनी है, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। और एक बात और बता दूं, तो मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव के और पंचम के अधिपति होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ पंचम भाव को देख रहे हैं, बुध व्यवसाय के कारक ग्रह को। इसका मतलब है कि शनि कमजोर जरूर है, लेकिन इस कुंडली के लिए शनि अच्छे नहीं होते। तो चलो, अच्छी बात है कि अच्छे नहीं हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या हमें व्यवसाय करना चाहिए, तो छठे भाव को भी देखना होगा, धन भाव को भी देखना होगा, दशम भाव को देखना होगा, पंचम को भी देखना होगा और लाभ को भी देखना होगा। द्वितीय भाव के अधिपति सूर्य जाकर के जन्म कुंडली में नीच के हो रहे हैं, जिनका नीच भंग शुक्र ने किया है। ये एक अच्छी बात है। शनि नीच के और सूर्य भी नीच के, दो ग्रह नीच के हो गए। मतलब एक लंबे समय तक किसी भी काम में डट करके रहना इस व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या है। इसी वजह से ये व्यक्ति अभी भी जहां पे टिका हुआ है वहां पे टिकना नहीं चाहता है। और इसकी मूलतया कारण बताऊं क्या है? इसकी मूल कारण की जो जैसे होता है ना कि मैं किसी भी काम पे एक जगह टिक करके नहीं बैठता, आपको मैं बात बताऊं तो दरअसल जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि खराब, जिसकी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य खराब, जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होते हो, वो व्यक्ति मेंटेन नहीं कर पाता। आपकी कुंडली में शनि कमजोर हो रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो इस कुंडली के लिए मारक होते हैं ना, इस वजह से वो कमजोर हैं। और लग्न से केंद्र में दशम भाव में ही नीच के हुए हैं, इस वजह से पिता का सुख सबसे पहले छीनते हैं, क्योंकि पिता का कारक भी तो नीच का है। प्रथम दृष्टया तो वो नीच का ही हुआ है ना भाई जी, बाद में वो नीच भंग हुआ है। जब आप दूसरी बार देखते हो कि शुक्र कहां बैठता है, तब वो नीच के हुए। बहुत अच्छा नीच भंग हुआ, इस वजह से काफी लंबी आयु तक पिता का संग मिला, नहीं तो बचपन में ही पिता का संग छीन जाता। क्योंकि शनि भी देख रहे थे, समझने वाली बात है, क्योंकि शनि भी देख रहे थे, इस वजह से पिता कुछ दूर चले साथ में, नहीं तो और पहले ये बात खत्म हो जाती। दूसरी बात कि शुक्र नीच यहीं बैठे थे, इस वजह से व्यक्ति के पास पिता का सुख, पैतृक संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों का, और घर में चल अचल संपत्ति की कमी नहीं है। और जरा गौर करिए, तो सवाल व्यक्ति ने पूछा है, ध्यान से समझना, जो ज्योतिष में और ज्योतिष की कुंडली में भरोसा ना रखता हो उसके लिए बात है कि माता जी ने सवाल पूछा है कि मेरे पति की मृत्यु हुई, इस जातक के पिता नहीं है, क्योंकि इसी भाव में एक नीच का ग्रह बैठा, दूसरा उसका कारक नीच, और तीसरा माता क्यों पूछ रही हैं, क्योंकि चंद्रमा द्वितीय भाव में है, माता सुख देना चाहती हैं। ये माता का कारक होता है ना, ये भाव, चौथा नंबर यहां लिखा होता है। इसके अधिपति सिंह राशि में, माता जो है वो सिंह के समान है, छत्र छाया करने के लिए खड़ी हैं, और बिल्कुल मजबूत स्थिति में खड़ी है कि नहीं, मेरे बेटे को सर्वस्व मिलना चाहिए। और दरअसल जरा गौर करिए, तो माता के कारक ग्रह के साथ मंगल बैठे हैं, चंद्र मंगल योग लगा है। धन की समस्या माता के रहते कभी भी नहीं होगी, और वैसे भी नहीं होने वाली है। हाँ, व्यक्ति को मैंने एक बात वहां पे कह के छोड़ी थी कि कुंडली में समस्या क्यों आ रही है, कि वो एक जगह टिक करके नहीं रह रहा है, क्योंकि चंद्रमा को लगा है ग्रहण, और चंद्रमा है कृष्ण पक्ष के दशमी तिथि के। यहां ये समस्या, मेन खेल तो चंद्रमा खेल रहे हैं, और समस्या जो है वो आपकी कुंडली में जरा गौर करके देखो, तो ये जो चंद्रमा है यहाँ पे बुध के साथ बैठ रहे हैं, यहां समस्या यहाँ, या बुध के साथ चंद्रमा जब बैठेंगे तो व्यक्ति के लाभ को प्रभावित करना चाहते हैं। और वस्तुतः जो है वो आपकी कुंडली में अब बुध और चंद्रमा जब एक साथ बैठ जाते हैं, या दोनों एक दूसरे से केंद्र में बुध हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है कि व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, नष्ट करने का काम करते हैं। और इसकी आधारशिला यहां से आरंभ होती है बन जाने की, कि आपकी कुंडली में चंद्रमा पापक है।
दरअसल उसको बहुत अच्छा प्रभाव इस वजह से भी मिल जा रहा है कि आपकी कुंडली में गुरु से वो दृष्ट हो रहा है। अगर गुरु उसको नहीं देखते तो ये और भी ज्यादा व्यक्ति को डिप्रेस कर देता और भी ज्यादा परेशान कर देता। ध्यान से समझने की बात है, माता क्यों मजबूती से खड़ी हैं? क्योंकि माता के घर में माता का अधिपति, जरा गौर करिए, माता के घर में माता का अधिपति शुक्र यहीं बैठा है, सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठा है, जो कि ये गौर करिए धन भाव के अधिपति है। अब एक बात, ये तो इस सवाल का उत्तर मिल गया। सवाल ये कि जन्म कुंडली में पिता नष्ट हुए, माता मजबूत है, उसका कारण सामने दिख रहा है, मैं स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि ये कमजोर हुआ था, क्यों हुआ, और वो पिता अगर लंबे समय तक रहे या फिर इस समय तक रहे या फिर अभी तक भी रहे तो क्यों रहे? क्योंकि वो सूर्य वहां पे देख रहे थे और दरअसल पिता का कारक नीच का था, पिता भाव में नीच के शनि बैठे थे और सर्वस्व है व्यक्ति के पास, उसके पास ऐसी चीज कोई भी नहीं है जो उसके पास नहीं है, वो है। दूसरी बात, धन कैसा है? तो आगे इन्होंने सवाल लिखा है कि अगर जॉब करे तो किस फील्ड में अच्छा है। देखिए एक बात बताता हूं, अगर नौकरी करना चाहते हैं, स्पष्टतया बता दूं, फाइनेंस का सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल बीमा का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा है, बैंकिंग की नौकरी आपके लिए अच्छी रहेगी। शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि में पैसे ना लगाओ, क्योंकि वहां पे चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं, मैं उसको ठीक नहीं कहूंगा, क्योंकि चंद्रमा भी ठीक नहीं है और सूर्य भी ठीक नहीं है। उधर पैसे लगाने का मतलब है अपने हाथ को गंदा करना, तो उधर ठीक नहीं है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति जरूर हैं पर वो नीच के सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य नीच है, चंद्रमा पापक हो रहे हैं, मंगल के साथ बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को लालची बना देते हैं। और एक बात बड़ी समझने की बात है कि हमारे अंदर जो दिमाग में थॉट प्रोसेस चलता है वो वस्तुतः गुरु चलवाते हैं, और अच्छा और बुरा का ज्ञान देवगुरु बृहस्पति देते हैं, पर अगर वो कमजोर रहते हैं तो व्यक्ति संपूर्ण तरीके से किसी भी एक विषय पे बहुत अच्छे तरीके से सोच नहीं पाता है या बहुत अच्छे तरीके से उसका गहन चिंतन नहीं कर पाता है। आप गौर करिए, गुरु कहां है? डोल रहे हैं गुरु राहु केतु के प्रभाव में, यहां पे वो यहां के अधिपति नीच के, तो इससे गुरु को बल नहीं मिला। मतलब व्यक्ति की समस्या मूलतः कान खींच करके यहां सामने से देख करके मेरी तरफ देखिए कि मूल समस्या यह है कि व्यक्ति अपनी किसी भी समस्या पे बहुत अच्छे तरीके से चिंतन नहीं कर पाता है और बीच में ही वो एक्टिविटीज कर बैठता है, मतलब वो तुरंत ही आओ कर ही देते हैं, ऐसी वाली स्थिति में हो जाता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चंद्रमा के ऊपर मंगल का प्रभाव है, और आप जब कोई भी काम करते हैं, आप जब कोई भी क्रियात्मक जो आप भौतिकीय रूप से कोई भी काम करते हैं, जैसे इसको उठा करके यहां रखा, ये काम मंगल ने कराया, इसको उठा करके यहां वापस रखा, ये काम मंगल कराते हैं, पर ये विचार किसने दिया? ये गुरु ने दिया। तो गुरु एक जगह पे व्यक्ति को बैठने नहीं देते विचारों में, और उसमें तात्क्षणिक जो परिणाम है कि उसको कर देना, तुरंत ही कर देना, वो मंगल करवा देते हैं, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं इस वजह से। और उसको बल कहां से मिल रहा है ये करने का? तो राहु वहां साथ में बैठ करके काम और भी। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी है इस कुंडली में कि राहु का प्रभाव धन भाव से बन रहा है। इनकी कुंडली में इनका जन्म दक्षिणायन में हुआ है, दक्षिणायन में होने के कारण पापक ग्रहों का प्रभाव ज्यादा बढ़ जाता है। इस कारण शनि का बल बढ़ा, सूर्य का बढ़ा, मंगल का बढ़ा, राहु केतु का बढ़ गया। दक्षिणायन में होने के कारण शुभ ग्रहों का प्रभाव कमजोर हो जाता है, चंद्रमा पहले ही पापक है, बुध अकेले बैठे हैं। अब एक बात मैंने और भी कही थी, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर बुध अकेले बैठे हों तो व्यक्ति को बुद्धि से हीन बना देते हैं, बुद्धि से कमजोर बना देते हैं, व्यक्ति निर्णय लेने में कमजोर होता है। और इनके साथ तो 3 से 4 स्थिति एक साथ बन रही है। आगे इन्होंने लिखा है कि उससे बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर बिजनेस करे तो सफलता मिलेगी क्या? आप एक समय तक मैं अगर हां कह दूं, बिल्कुल सफल हो जाएगा व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति की कुंडली में मंगल ने बुध को देखा है। लेकिन सस्टेनेबिलिटी की जो स्थिति बन रही है वो शनि नीच के हो जा रहे हैं, इस कारण से, हालांकि उनका भी नीच भंग हुआ है, शनि के भी नीच भंग को सूर्य है ना, वो नीच भंग की है, क्योंकि जो ग्रह यहां शनि की राशि में उच्च का होता है, 1 नंबर की राशि में मेष राशि उच्च की होती है सूर्य की, वो सूर्य नीच बैठे हैं यहाँ पे, पर वस्तुतः वो स्वयं भी नीच का है। तो ट्रिपल नीच का भंग होना, मतलब शनि का नीच भंग सूर्य ने करा, सूर्य का नीच भंग शुक्र ने करा, तो 2-2 3-3 राजयोग बन रहे हैं। मतलब पहले व्यक्ति के जीवन में विपरीत परिस्थिति बनेगी, फिर जाकर के व्यक्ति अल्टीमेटली या स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन
आप अगर मैं ये कह दूं कि हाँ व्यक्ति के जीवन में व्यवसाय करना अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बजरंगबली की पूजा आवश्यक ही होगी, क्योंकि आपको शनि की सहायता के बिना आप किसी भी चीज को रूल नहीं कर पाएंगे, लंबे समय तक उसको खींच नहीं पाएंगे। क्योंकि मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी बात कि शनि को व्यवसाय में सस्टेन करने का कारक कहा जाता है। वो जब तक कमजोर रहेंगे तब तक व्यक्ति उस व्यवसाय पे लंबे दौर तक टिक नहीं पाता है। मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा यहां बैठे हैं खराब, मेरी कुंडली में सबसे खराब चंद्रमा, क्योंकि मुझे भी निर्णय लेने में दिक्कत होती है। और एक बात और बता दूं तो दरअसल दशम स्थान में नीच का ग्रह दशम स्थान को एबॉलिश कर देता है, नुकसान कर देता है, परेशान कर देता है, चिंतित व्यथित। और उस भाव को देखिए, ये शनि इस कुंडली में इस बात पे इनका फल निर्भर करेगा कि उन्हें देख कौन रहा है। तो उन्हें धन का अधिपति देख रहा है, व्यक्ति के पास पहले से ही पैतृक संपत्ति है, व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति का कोई कमजोर होना थोड़ी है, उसके पास तो यहीं पे चंद्र मंगल योग लगा है। हाँ, डिग्री में अंतर है, चंद्रमा और मंगल काफी दूर हैं। इस कारण से कई बार पिता को ऐसा देखा जाता है कि पिता का सुख कमजोर हो जाता है, या कई बार व्यक्ति जो जिस लेवल पे उसको धनवान होना चाहिए उस लेवल पे नहीं हो पाता है। ये फाइनली बोल रहा हूं, जितना धन संचय करना चाहिए, जितना धनवान होना चाहिए, उतना नहीं होता। अगर वही चंद्रमा और मंगल बिल्कुल सटक जाते, निकट आ जाते तो आनंद आ जाए। और फिर ये जो डिप्रेशन वाली बात होती है, क्योंकि इनकी माताजी ने सवाल पूछा है कि ये डिप्रेशन में भी चला जाता है, तो ये आखिर क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि चंद्रमा के पास बल नहीं है, वो रही सही कसर गुरु उसको बहुत अच्छा कर रहे हैं, नहीं तो अगर वो नहीं होते तो और भी खराब हो जाती बात। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं, बिल्कुल पक्की बात है। तो यहां तक बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते। आगे इन्होंने लिखा है, मैं सवाल जब पढ़ता हूं तो हंसता हूं, क्योंकि जरा सोच के देखिए कि आप जब कभी भी अपनी तुलना किसी दूसरे से करते हैं तो आपका काम प्रभावित होता है, और साथ ही साथ आपके सवाल ये तय करते हैं कि व्यक्ति सोच और जाना कहां जाता है, सोच कैसा रहा है, उसके चिंतन की प्रक्रिया कैसी है। ये आगे लिखती हैं, व्यवसाय जरूर करना है तो हार्डवेयर का काम बिल्कुल ठीक रहेगा, मंगल से संबंधित और इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और कॉस्मेटिक, जो कॉस्मेटिक बोल रहा हूं, जो केमिकल होता है, पेंट का कारोबार आपने लिखा है आगे कि आपका उसका कारोबार है, तो बिल्कुल उस क्षेत्र में जाना चाहिए। अपने पैतृक संपत्ति को बना करके रखना व्यक्ति की कुंडली में है, अगर व्यक्ति उस क्षेत्र में काम करे तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो अगर नौकरी करना चाहता है तो फाइनेंस के सेक्टर में काम करे। क्लियर है? पर शेयर सट्टेबाजी वगैरह से थोड़ा बच के रहे। फाइनेंस फील्ड कैसा रहेगा और उसमें सफलता मिलेगी क्या? हाँ बिल्कुल, उसमें ठीक है। आगे इन्होंने लिखा है, वो स्टॉक मार्केट में भी इंटरेस्ट रखता है, अगर उसमें गया तो सफलता है क्या? नहीं, उधर जाने की स्थिति ठीक नहीं है। यहां बुध पंचम में अकेले पंचम भाव को बिगाड़ रहे हैं। देखिए एक बात बताता हूं, जब कभी भी स्टॉक मार्केट में ध्यान लगाना हो तो आपको दो भावों को तो पहले देखना होगा, पंचम भाव और एकादशवां भाव, और तीसरे नंबर पे धन भाव को। धन मतलब सबसे पहले यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद इसका पूरक। तो आपकी कुंडली में धन है, लगा सकते हैं। यहां पे आपसे गलत निर्णय वो करवाएंगे, क्योंकि बुध और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में है, चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव है, चंद्रमा पापक है, चंद्रमा के पास मंगल के बल होने से व्यक्ति स्टडी नहीं कर पाता है, गुरु अष्टम में होने से व्यक्ति निर्णय लेने में गलती कर सकता है, सूर्य नीच के हैं, इस वजह से मैं ये बात नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मबल भी बहुत ज्यादा उहापोह वाली स्थिति में है, वो भी ठीक नहीं है। वो अकेले अगर ठीक होते बेहतरीन होते, नीच भंग वाली बात नहीं होती। मैं एक बात सच्चे तरीके से कह दूं तो मैं स्पेसिफिक अगर कहूं तो कभी भी डायरेक्ट ही नीच भंग और विपरीत राजयोग पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये इस बात पे निर्भर करते हैं दोनों राजयोग कि व्यक्ति के कर्म कैसे हैं। अगर आपके कर्म कमजोर होंगे तो निस्संदेह ये दोनों ही अच्छे परिणाम नहीं दे सकते राजयोग। इस वजह से ये व्यक्ति के ऊपर बात निर्भर करती है कि इन दोनों राजयोगों से वो कितना परिणाम ले पाता है। क्लियर है? तो यहां पे मैंने एक बात कार्यक्रम में कही थी, वो बात वहां से छोड़ी थी, अब उसको पूरा कर रहा हूं कि बुध जन्म कुंडली के पंचम भाव में व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देते हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर होती है, और व्यक्ति कई बार बुद्धि से कमजोर होता है। इस वजह से भी व्यक्ति के डिप्रेशन में जाने का भय सता जाता है, ये बात है। और इसको ठीक करने के लिए सूर्य के मंत्रों का जप करना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में जो धन भाव के व्यक्ति धन को लेकर के चिंता करेगा तो किसको लेकर के? क्योंकि चंद्रमा धन में बैठे, चंद्रमा जहां बैठेगा उसी से सुख से संबंधित चिंता करेगा। तो चंद्रमा धन में बैठे हैं तो धन से संबंधित चिंता करता है। आगे लिखा है इन्होंने कि और वो पैसे के विचार में बहुत चिंतित होता है। माता जी आपने बात नहीं समझी है, ये कुंडली जो होती है ना, ये बड़ी ही व्यक्ति को नंगी कर देती है, नंगा कर देती है, ये कुछ भी छुपता नहीं है। मैंने 2 दिन पहले के कार्यक्रम में क्या बात कही थी,
ISRS वाले में कि चंद्रमा जो है वो दशम में बैठे हैं धन के अधिपति होकर के, इस वजह से वो व्यक्ति को चिंतित करते हैं। किस बात को लेकर के? तो धन को लेकर के। दशम में बैठेंगे तो करियर को लेकर के चिंता देंगे, धन में बैठे हैं तो धन को लेकर के चिंता देंगे। अगर वो पॉजिटिव होते, अगर वो मजबूत होते, पक्ष का बल होता, तो निस्संदेह ऐसी समस्या नहीं होती। लेकिन ये समस्या है और ये जीवन भर बनी रहेगी। हाँ, ये जाने वाला नहीं है। अब ये खत्म कैसे हो? अब तो आप डर गए होंगे, लेकिन ये खत्म तभी होगा जब व्यक्ति अंदर से मजबूत होगा, और वो मजबूती ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से होगी। वो ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करने से होगी। व्यक्ति का शरीर कांपना नहीं चाहिए, मजबूत होना चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य नीच का है, शनि नीच के हैं, शुक्र बली है, बलवान है, दिग्बली है। इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति भोगी है, व्यक्ति कामासक्त है, काम कला का माहिर है, और व्यक्ति जो है वो कामातुर भी है। वो दूसरों को देख करके तुरंत ही आकृष्ट हो जाता है, दूसरों से देख करके अपनी तुलना तुरंत कर बैठता है। उसके पास वो गाड़ी है, उसके पास वो बंगला है, उसके पास ऐसी है, उसके पास ऐसा है। ये जो भाव पैदा होता है, ये शुक्र, ये सब बैठ करके यहाँ खराब। तो मेरे कहने का वस्तुतः मतलब यही है कि हमें पहले अपने ऊपर यहाँ काम करना है कि मेरी स्थिति बिल्कुल ही कितनी ब्रह्मचर्य व्रती या ब्रह्मचर्य व्रतधारी की है। क्योंकि वास्तव में आप पूजा और मंत्र जप करके कुछ भी उखाड़ नहीं पाएंगे जब तक आपका ब्रह्मचर्य आपके साथ नहीं टिका रहेगा। पक्की बात बोलता हूं मैं, बिल्कुल ब्लंट बोल रहा हूं, बिल्कुल सामने से बोल रहा हूं। आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कितना मंत्र जप लो, कुछ भी कर लो, कितना गायत्री जप लो, जब तक ब्रह्मचर्य व्रती नहीं होंगे तब तक कोई भी व्रत आपका काम नहीं करेगा। और व्यक्ति अगर मानसिक रूप से यहां से खोखला हो रहा है, इसका मतलब है कि यह कमजोरी जरूर है। तो सबसे पहले अपने आप को ब्रह्मचर्य और व्यक्ति को ब्रह्मचारी बनना होगा। ब्रह्मचारी बनना नहीं मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, क्योंकि यही आजकल के युवाओं को सबसे ज्यादा कमजोर कर रही है। दूसरी बात, तो ये सवाल अब आगे कि मैंने वो बताया पैसे को लेकर के चिंतित वाली बात, उसकी कुंडली में धन कैसा है? ठीक है, धन को लेकर के आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, धन के कारक हैं, चंद्रमा वहां बैठे हैं, लग्न के अधिपति, कर्क लग्न की कुंडली, धन भाव में लग्नेश का जाना, मंगल के साथ बैठना, योग कारक ग्रह के। अब देखिए जरा सा और भी निकट से समझिएगा इस चीज को। धन भाव के अधिपति अगर सूर्य दिग्बली शुक्र के साथ बैठे तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन लग्न के अधिपति लग्न के अधिपति धन भाव में बैठे हैं तो ये भी अच्छी बात है। यानी कि लग्नेश कहां जाकर के बैठे हैं? व्यक्ति का व्यक्तित्व तो धन में समाया है, चिंता भी वही करेगा और उपराजेगा भी वहीं से, वो सारी चीजें हैं। मंगल के साथ बैठे हैं, क्योंकि चंद्रमा किसके साथ बैठे हैं? लग्न के अधिपति, पंचम भाव के और दशम भाव के अधिपति। व्यक्ति क्यों अभी ये जब तक व्यक्ति काम शुरू नहीं किया है तब तक ये परेशान है, काम शुरू होने के बाद बिल्कुल सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, पक्की गारंटी देता हूं। मतलब अभी हमें शुरू करना है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि गौर करिए, दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं, काम शुरू होने में मशक्कत होगी। मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि जन्म कुंडली के दशमांश कुंडली में अगर लग्नेश और दशम स्थान के अधिपति कमजोर देखे जा रहे हो आरंभ में, जैसे कि देखे जा रहे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम नुकसान में जाएगा। ना 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 ना, काम होगा जरूर, पर विलंब हो सकता है, देर हो सकता है, एक दो बार में आप असफल होंगे, बाकी सफलता मिल जाएगी। आपको शुरुआत करना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। शुरुआत में थोड़ी मशक्कत तो बनती है, मैंने भी शुरू में 30 व्यूज किए थे, होती हैं चीजें, वो एक सामान्य बात है। ये यहां से हो रहा है, पर उसका सुख आपके पास आत्मबल हो जाएगा, धीरे धीरे आप बलवान हो जाएंगे और सुदृढ़ हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य बैठे हैं, राहु आपके पास अनुभव दे देंगे, कन्या राशि के बैठे हैं, खराब नहीं है, धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। दूसरी बात है, नवांश केंद्र खाली है, इस वजह से विवाह मिला करके करना होगा। अगला सवाल आपने पूछा है, यह सवाल भी देता हूं और इधर से भी तो देखना है, वो कौन सा मंत्र का जप करे, कौन से भगवान का दर्शन करना चाहिए, कौन से स्टोन या रत्न डालना अच्छा होगा। देखिए एक बात बताता हूं, आपकी कुंडली में अभी चंद्रमा की दशा चल रही है और ये 2031 तक है। संपूर्णतया इस कुंडली में 2 अंक अच्छा होता है, मतलब 2 अंक, 2 तारीख हो जाए, 11 तारीख हो जाए, यही 2 तारीख होते हैं, और जिसका अंक जो 2 हो ना, 29 तारीख, 9 2 11 और 1 1 2। तो अंक के आधार पर 2 अंक अच्छा बना, राशि के आधार पर 2 राशि अच्छी बन रही है, मीन राशि अच्छी बनेगी और वृश्चिक राशि अच्छी बनेगी। इस कुंडली में शनि मारक होते हैं, इस कुंडली में शनि यहाँ पे जन्म कुंडली में राहु के साथ हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ वो गुरु के साथ हैं जो कि भाग्येश और रोगेश होते हैं,
यहाँ भी वो वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है तो और भी ज्यादा मजबूत हो जाती है, इसमें तो कहना ही नहीं है। मैं तो गारंटी और ठोक के कहता हूं कि व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा, बस ये शुरुआत तो कर दे। यहाँ पे भी गुरु की राशि बनी है, अष्टम में बैठे हैं, थोड़े से शुरुआत में कम पथ पर बात जब रत्न की बने तो व्यक्ति चंद्रमा का रत्न आराम से धारण कर सकता है। चंद्रमणि या स्वयं मोती धारण कर दीजिए, जिसमें पीले रंग की जो मोती आती है वो धारण कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज? और कौन सा कैरियर फील्ड उसके लिए ज्यादा अच्छा होगा? एमबीए करना सही रहेगा क्या? और उसके कुंडली में कोई चिंताजनक बात है क्या? देखिए बात बताता हूं, एमबीए वगैरह के बारे में मैंने कहा है, फाइनेंस का सेक्टर अच्छा रहेगा, व्यक्ति मैनेज कर सकता है पर थोड़ा कमजोर, या उसमें उसको हो सकता है कि ज्यादा इंतजार करना पड़े। अगर आपके पास अपना काम है तो निस्संदेह आप अपना काम उठा लीजिए, लेकिन अगर डिग्री चाहते हैं, और चूंकि अभी आप 1998 के हैं, तो आप अगर एमबीए कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके पास एक स्ट्रैटेजिक जो है वो मेथड आ जाए, जिसके बल पे आप अपने भी व्यवसाय को और ज्यादा चौड़ा कर सकते हैं। अभी अगर आपके पिता का जो बिजनेस था अगर वो आपके चाचा संभाल रहे हैं तो निस्संदेह मैं तो यही कहूंगा कि अभी आपके पास अगर वक्त है तो आपको ये काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक उच्च शिक्षा की और उच्च बल आ जाएगा। क्योंकि उच्च शिक्षा के अधिपति गुरु जो है वो केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु अष्टम भाव से संबंध बनाए तो व्यक्ति को बल देना चाहिए। बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाइए, विदेश से डिग्री लेना चाहते हैं, अल्टरनेटिव एजुकेशन लेना चाहते हैं, डिस्टेंस लर्निंग से कोई काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाहर भी जाना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगर माता को स्नेह ज्यादा है, बाहर नहीं जाने देना चाहती, तो अपने घर के अंदर से भी आप ये एमबीए वाली जो स्थिति है वो पूरा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि शुक्र बढ़िया बैठे हैं, शुक्र उच्च शिक्षा में सहयोगी सिद्ध होते हैं। चंद्रमा को गुरु ने देखा है, गुरु को मंगल ने देखा है, मंगल और गुरु व्यक्ति के पास ज्ञान दे देते हैं और चंद्रमा मंगल के पास बल है। इस वजह से मैं ये बात कहूंगा कि चंद्रमा को, मंगल को, शुक्र को, सूर्य को, सबके पास गुरु का बल है जो इस कुंडली में कारक होता है, और मंगल भी द्वितीय प्रमुखतया कारक होते हैं। इस वजह से व्यक्ति को एमबीए वगैरह पे भी फोकस करना चाहिए। यानी कि अभी आपके पास एमबीए करने का बल है, आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि 2024 तक भी अगर आप ये काम कर लेते हैं, 24 से 25 तक भी अगर एमबीए कर लेते हैं तो भी आपके पास आगे काफी वक्त रहेगा। जहां आपकी दशा मंगल की भी आएगी तो अच्छी रहेगी, क्योंकि योग कारक है, उसके पास गुरु का बल है और वो संपूर्ण है, खराब नहीं है। क्लियर हो गई चीज? समझ में तो आ रही होंगी चीजें। बहुत चिंतित रहता है मेरे बारे में भी और बहन के बारे में बहुत सोचता है, प्लीज मार्गदर्शन करें। ये एक बड़ी अद्भुत बात है कि व्यक्ति कम से कम अपने बारे में तो चिंता करता है, अपनी माता और अपनी बहन के बारे में भी चिंता करता है, क्योंकि इमोशनल है। कर्क राशि के लोग इमोशनल होते हैं ना, और सिंह राशि का है वो दरअसल राजा बनना चाहता है। सिंह राशि का जो प्रभाव रहेगा वो व्यक्ति को, जैसे आप माता स्वयं सिंह के सदृश है, मतलब वो छत्र छाया करना चाहती है, ठीक उसी तरीके से ये भी उसी भूमिका में आ जाएगा एक समय पे, जहां व्यक्ति अपने परिवार और अपने कुटुंब का पालक हो जाएगा। क्योंकि चंद्रमा मंगल के साथ द्वितीय भाव में कुटुंब का पालक बनवा रहे, क्योंकि ये कुटुंब भाव है। तो द्वितीय भाव में वहां पे चंद्रमा और मंगल बैठे, राहु बैठे, इस वजह से पिता का सुख कमजोर हो जाता है, क्योंकि राहु की दृष्टि पिता भाव पे थी, तो शनि राहु का प्रभाव था। दशम भाव के अधिपति राहु के साथ थे, इस वजह से कमजोर हुआ दशम भाव पे। तो ये सारी चीजें, लेकिन व्यक्ति को चूंकि उसका बल उसके पास है, उसके पास चल अचल संपत्ति उसके पास है, तो निस्संदेह धन के मामले में कभी भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर हो सके तो आपको अपने काम पे ही भरोसा ज्यादा करना चाहिए। एमबीए भी कर लीजिए, बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि डिग्री रहेगी तो काम कर जाएगा। फिनांस का सेक्टर ठीक है, आप मैनेज अच्छा कर सकते हैं, पर वो थोड़े देर से अनुभव प्राप्त होंगे। क्लियर हो रही होंगी चीजें? आगे बताता हूं। और एक बात, गुरुजी हमारा हार्डवेयर एंड पेंट का बिजनेस है और वो अभी पति के भाई देखते हैं, क्या वही कंटिन्यू करें? सच बताऊं तो अब वो बहुत कंफ्यूजन में है, वो मुझे डर है कि कहीं डिप्रेशन में ना हो जाए, प्लीज गुरुजी मार्गदर्शन करिए। एक बात बताता हूं, मैं गुरु क्या हूं, अब मुझे गुरुजी ना कहे, मातृतुल्य हैं आप, पर इतनी बात जरूर कहता हूं कि निस्संदेह मैंने जो बात कही है ब्रह्मचर्य व्रत का, उसको पहले जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपको बिल्कुल भी धन को लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस कुंडली में व्यय भी है तो आय भी है, और इस कुंडली में संपूर्ण सुख लेकर के शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं, तो कभी समस्या नहीं है। दूसरी बात कि आपकी कुंडली में समस्या यहां से आ रही है क्योंकि व्यापार भाव ये होता है, व्यापार भाव के अधिपति नीच के है, इस कारण से। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वापस इस भाव को देखा है, तो देर से ही सही पर व्यक्ति व्यापार अच्छा कर लेगा, व्यापारी अच्छा बन जाएगा। मतलब उनको अपने व्यवसाय पे लौट आना चाहिए। आप अभी एमबीए करिए, उसके बाद अपने व्यवसाय पे लौट आइए।
क्लियर हो गई चीज? कुछ और प्रश्न हैं, कुछ दिन के बाद इन्होंने फिर से वापस प्रश्न लिखे। मैं लोगों को मौका दे देता हूं, आराम से जितना लिखना है लिख करके भेजिए। गुरुजी कुछ और प्रश्न, मेरा बेटा पूछना चाहता है कि उसकी कुंडली में बड़ा व्यक्ति बनने का योग है या नहीं, उसे जीवन में सक्सेस मिलेगी या नहीं। वो पूछता है कि उसे स्टॉक मार्केट में सक्सेस मिलेगी क्या, उसके जीवन में पैसों से संबंधित कोई परेशानी है क्या। देखिए एक बात बताता हूँ, सामान्यतया चंद्रमा जब जन्म कुंडली में कमजोर होते हैं तो व्यक्ति को चिंतित करने वाला बना देते हैं। मैं खुद इस चिंता से ग्रसित रहता हूं, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली की प्रकृति को समझ लो, फिर समस्या का अंत यहीं से खत्म हो जाए। आप अपनी कुंडली की प्रकृति को जैसे ही समझते हैं तो क्या बात करती है, जन्म कुंडली में विचारों के जो बनने का भाव होता है वो जन्म कुंडली का दूसरा भाव है, और वो चंद्रमा वहीं बैठे हैं, और ये धन का भी भाव है, तो ये हमेशा चिंतित रहेगा। दरअसल गुरु अष्टम में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति बहुत ज्यादा अनुभवी जल्दी नहीं हो पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो अवस्था को पार कर रहा है वैसे वैसे उसके साथ अनुभव भी जुड़ते जा रहे हैं। ये बात भी पक्के तौर पे शामिल है। मैं एक बात कहता हूं, व्यक्ति सबको बांध करके लेकर के चलना चाहता है, सबके लिए सोचना चाहता है। इमोशन भाव कहा जाता है, चंद्रमा जो है वो प्राण है। भगवान जो ब्रह्मा जी हैं उन्होंने चंद्रमा को प्राण का आधिपत्य दे रखा है, मतलब प्रत्येक जो जीव है उसमें जो प्राण है वो चंद्रमा है। आप भौतिकीय धरातल पे भले ही वैज्ञानिक सब चंद्रमा को जाकर के छू करके आ गए हों, पर वस्तुतः वो छूने वाली कोई बात नहीं है, वो सिर्फ फी महसूस करने वाली बात है। मन का कारक होता है ना, मन छूने वाला तो है नहीं, बस मन को बातों से छुआ जाता है। जो लोग कहते हैं ना, अरे आपकी ये बात तो मन को छू गई, मतलब वो वस्तुतः आप उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, भले ही अंतरिक्ष यान से नील आर्मस्ट्रांग चले गए हों, पर वस्तुतः उनको भी एक बार कष्ट हुआ होगा अपने मन को लेकर के, जब उनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होगा तो पक्की बात है। तो ये बात समझने की है, तो ऐसा है और वो रहेगा नहीं। शेयर मार्केट मैं मना करूंगा, फाइनेंस का क्षेत्र आपके लिए बड़ा अच्छा है, आप उधर जा सकते हैं, और ये आप व्यवसाय, ये चीजें हो गई। उसके बाद गुरुजी क्या गवर्नमेंट जॉब हैं क्या, आईएएस प्रिपरेशन करें उसमें सफलता है क्या। एक बात बता देता हूं, सूर्य कमजोर है, शनि कमजोर है, गुरु ठीक नहीं है, राहु केतु के संपर्क में है, चंद्रमा और बुध एक दूसरे से केंद्र में है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर है, बुद्धि पंचम भाव में अकेले ना कहूंगा मैं, दिमाग भटक जाएगा। क्या कह रहा था मैं, वीडियो आधे घंटे की हो गई तो वो खत्म, अब अगली। तो मैं ना कह रहा था, नहीं, आपके लिए वही क्षेत्र ठीक है। गुरुजी प्रश्न डिटेल में देखिए और पढ़िए। वो आपका कार्यक्रम देख रहा है, वो आपका फैन हो गया है। चलिए इस बात खत्म करते हैं। ये इतनी बात थी, इतना इनका सवाल था और इनके इतने उत्तर। अब मैं फाइनली क्या कहता हूँ, फाइनली ये कहता हूँ कि व्यक्ति को धन को लेकर के चिंता हमेशा लगी रहेगी, और उसका कारण ये नहीं होगा कि उसके पास धन नहीं रहे, वो दरअसल अभी मजबूत नहीं हुआ है, और वो मजबूत तब होगा जब इनकी कुंडली में चंद्रमा में गुरु आएंगे 24 में। अभी आपको इस बच्चे को सलाह देना है, अभी इस बच्चे को पैम्पर करना है, अभी इसको पोषित करना है, अभी इसमें अनुभव की कमी है, और निस्संदेह यही बात है। अभी वो भटक रहा है, कई दिशाओं में उसका ध्यान जा रहा है। दरअसल वो चौराहे पे खड़ा है, दोराहे पे भी खड़ा होता तो एक तरफ चला जाता, चौराहे पे खड़ा है। इस उम्र में पिता का संग छूटा, यह सबसे बड़ी और भारी कमजोरी या कमी कह सकते हैं, या फिर एक अनहोनी कही जा सकती है। लेकिन कुंडली में ही पिता का प्रभाव जैसे कमजोर था वो सीधा घटित होता जा रहा है। माता है क्योंकि माता का भाव मजबूत है, पिता नहीं है क्योंकि पिता का भाव कमजोर है। पिता एक पक्ष से नहीं कई पक्ष से कमजोर देखे जा रहे हैं। ये सारी बातें मैंने बताई। जितने भी हमारे बड़े होते हैं वो गुरु होते हैं, वो बड़े भाई के अधिपति। जरा देखिए शनि आगे, पिता का सुख ये होता है, ध्यान से समझिए। अब ये बात खुली है तो ये भी बता ही देता हूं, पिता का सुख ये होता है क्योंकि ये पिता भाव है और किसी भी भाव का पिछड़ा उसका सुख होता है। इस पिता के सुख को पापकर्त्री लगा, एक तरफ केतु दूसरी तरफ शनि, और उसमें भी खराब और भी तब जब शनि नीच के हो जाते। और दूसरा, पिता का प्रेम यहां से मिलता है, ये पिता का सुख है और ये पिता का प्रेम है। तो यहाँ पे बुध अकेले बैठे थे और यहाँ के अधिपति चंद्रमा मंगल उसको देख रहे थे, पर इस भाव से केंद्र में पापक ग्रह और ग्रहण भी लगा है, अंगारक योग भी लगा है राहु मंगल का। इस कारण से इस भाव को प्रभावित करता है। इस भाव से चौथे शत्रु के घर में गुरु बैठे थे, तो पैतृक संपत्ति पिता जब तक रहे तब तक प्यार करते रहे, तो ये मिला क्योंकि गुरु थे। लेकिन वो बुध के साथ केतु का भी तो प्रभाव आ रहा है, इस वजह से तो राहु और केतु के पचड़े में फंस रहा है ये भाव। इस कारण से पिता का प्यार देर तक या लंबे समय तक नहीं मिल पाता है। तो ये आपकी कुंडली की स्थिति है। दशमांश कुंडली में चंद्रमा और शुक्र बैठे हैं, दाम्पत्य अच्छा रहेगा,
पत्नी अच्छी आएंगी। अगर इस कुंडली को देख करके तुला लग्न या सिंह राशि या तुला राशि या सिंह लग्न की जातिका मिले तो विवाह कर लेना चाहिए। आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं जो देख रहा हूं तो पूर्व दिशा या दक्षिण दिशा आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छी होगी विवाह के लिए। आपकी कुंडली के हिसाब से पूर्व दिशा सबसे ज्यादा अच्छी होगी। आप अगर उधर जाएंगे तो आपकी कुंडली के लिए वृषभ राशि अच्छी है, 2 अंक अच्छा है। मैंने ये सारी बातें बता रखी हैं। शिव जी को जल अर्पित करिए, दही अर्पित करिए। उपाय मैं लिखवा करके भिजवा देता हूं, यहां पे नहीं बताऊंगा आपको, करेंगे आपके बगल वाले तो पता नहीं रहता फैल जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।